सफलता की एक बड़ी खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो दोस्तों, मन और लगन से मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने कल की क्लास में देखा था कि मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार देखें तो जैसे वर्तमान चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मेवाड़ में किस वंश का शासन था, तो मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। तो गोहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गोहिल ने की थी। फिर हम देखते हैं कि गोहिल खुद को सूर्यवंशी हिंदू शासक मानते थे। गोहिल वंश की 24 प्रमुख शाखाएं थी, जिसमें मेवाड़ के गोहिल सबसे प्रमुख माने जाते थे। उसके बाद गोहिल के बाद हमने बड़े शासक देखा था बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। ये हारित ऋषि के शिष्य थे और उनकी गायें चराया करते थे। और हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में इन्होंने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया। मेवाड़ के शासक खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे और एकलिंग जो नागदा है उसे कैलाशपुरी भी कहते थे। जब अब बप्पा रावल के बाद जो बड़ा शासक आता था वो है अल्लट। इसे आलू रावल भी कहा जाता था। इसे क्या कहते थे, एक अन्य नाम आलू रावल। आलू रावल। तो इनके समय की जो बड़ी बात है वो याद रखने जैसी है। उससे आप आपको बाकी सब बातें याद आ जाती। एक है सारनेश्वर प्रशस्ति और दूसरा आठपुर अभिलेख। अभिलेख जो दीवारों वगैरह पर या लिखाने जैसी कोई भी चीज़ें लिखाया जाता था उसे अभिलेख कहते थे। और प्रशस्ति वो अभिलेख जो राजा महाराजाओं की प्रशंसाओं में लिखाए जाते थे, जिसमें उनकी खूब बड़ाइयाँ वगैरह की जाती थी, उन्हें हम प्रशस्ति कहते थे। तो जो ये सारनेश्वर प्रशस्ति थी, यानी कि जो जिसके भी पीछे स्वर आते हैं वो महादेव जी के, शिव जी के मंदिर होते हैं। जो ये उदयपुर में सारनेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई, ये 1953 ईस्वी में यह मिली। तो जब लोगों ने इसे पढ़ा तो उन्हें पता चला कि भाई ये तो यहाँ की नहीं है। तो फिर यहाँ की नहीं है तो कहाँ की है? तो ये थी वराह मंदिर की प्रशस्ति, कि भाई ये तो कोई एक वराह मंदिर था, उसकी प्रशस्ति है। हो सकता है इतिहास में कहीं युद्ध वगैरह हुए हों और वो मंदिर टूट गया और उसका एक पत्थर बचा हुआ हो, उसे यहाँ ला के लगा दिया। तो ये वराह मंदिर की प्रशस्ति थी। तो इसमें वराह मंदिर की प्रशस्ति थी। तो अब हम देखते हैं कि भाई इस अभिलेख में क्या मिलता है। तो इसमें अल्लट की जानकारी तो मिलती है, भाई अल्लट के समय का था तो अल्लट की जानकारी मिलती है। उसके अलावा इसमें अल्लट की माता का नाम मिलता है हमें। माता का नाम था महालक्ष्मी। ये बड़ी खास बात है कि उसकी अगर पूछा जाए कहीं कि अल्लट की माता कौन थी तो महालक्ष्मी। इसके अलावा हमें मिलता है अल्लट के बेटे का नाम नरवाहन। यह भी याद रखने जैसा है कि भाई अल्लट का पुत्र कौन था, तो नरवाहन। इनके अलावा अगर और हमें इसमें कुछ मिलता है तो गोष्ठिकों के नाम मिलते हैं, यानी कि जो चंदा देते थे। चंदा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। चंदा देना यानी कि हम किसी भी सहायता करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, उसमें जो भी पैसे वगैरह जो भी देते हैं उसे चंदा है। तो चंदा जो भी देते थे उनके नाम था, यानी कि गोष्ठिकों के नाम थे। गोष्ठिकों के नाम थे। तो ये एक और बात याद रखनी जैसी है कि जो वहाँ चंदा देते थे पहले उन्हें क्या कहते थे, गोष्ठिक कहा जाता था। तो इसमें गोष्ठिकों के भी नाम मिलते हैं। और एक दूसरी चीज़ इसमें मिलते हैं मंत्रियों के नाम। तो अल्लट ने अपने मंत्रियों के भी नाम इसमें लिखाए हुए थे, उनके पद और नाम दोनों लिखाए हुए थे। तो ये एक बड़ी बात है कि हमें पता चलता है कि नौकरशाही की स्थापना अल्लट ने की थी। नौकरशाही की स्थापना अल्लट ने की थी। अगर पूछा जाए कि भाई मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की थी, तो वो अल्लट ने की थी। वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो अल्लट ने कराया था। अब दूसरी बात आती है कि ये वराह मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन ये करवाया कहाँ? ये इसने करवाया था आहड़ में। आहड़ में इसने वराह मंदिर का निर्माण कराया था। अब हम देखेंगे कि भाई जब ये अल्लट भी आहड़ में रहता था, आहड़ में ही मंदिर बना रहा था, तो सामान्य सी बात है इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया था। जब राज्य का विस्तार हो गया तो इसने देखा कि भाई एक जगह से हम शासन नहीं कर सकते हैं, तो इसने आहड़ को भी अपनी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी इसने आहड़ को बनाया। तो बड़ी बड़ी बात जो हमने देखी थी कि इसने वराह मंदिर का निर्माण कराया। अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी था, बेटे का नाम नरवाहन था, और नौकरशाही की स्थापना की। तो अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। आगे जो हमें मिला था आठपुर अभिलेख। ये सारनेश्वर अभिलेख हमें 1953 में मिला था, और जो आठपुर अभिलेख मिला था ये 1977 AD में मिला था। ये एक शासक था शक्ति कुमार के समय का
यह था। तो इसमें गोहिल से लेकर शक्ति कुमार के समय के सभी राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो सामान्य सी बात है कि अल्लट के बारे में जानकारी भी हमें इससे मिल जाएगी। इस अभिलेख से हमें पता चला कि अल्लट ने हरिया देवी से शादी की थी। हरिया देवी यानी कि अल्लट की जो रानी थी उसका नाम हरिया देवी था। ये हूण राजकुमारी थी। ये बड़ी बात है कि भाई ये हूण राजकुमारी थे, यानी कि हम सामान्यतः हूणों को अपने यहाँ के नहीं मानते, बाहर से मानते हैं। तो ये बड़ी बात है कि भाई ये बाहर के आए हुए लोगों से विवाह संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। जो ये हरिया देवी थी इसने एक गांव बसाया था हर्षपुर। तो ये बात भी याद रखने जैसे पूछा जाए कि भाई हर्षपुर किसने बसाया था, तो ये अल्लट की रानी थी हरिया देवी, उसने हर्षपुर बसाया था। तो ये सामान्य सी बड़ी बड़ी जानकारी थी जो हमने अल्लट के बारे में देखा कि हरिया देवी उसकी पत्नी थी, उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी था, बेटे का नाम नरवाहन था। और ये सारी जानकारी मेन हमें याद रखना आठपुर अभिलेख और सारणासुर प्रशस्ति, इनसे हमें पता चल जाएगा कि भाई अल्लट के बारे में क्या क्या बड़ी बातें हैं जो हमें याद रह जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अब आगे महान राजा था, शासक था, इसके बाद जेतर सिंह के बारे में हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे।